नमस्कार, मैं हूँ राहुल सिंह। मेरे साथ गतिशील गुजरात की गतिशील मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आनंद जी, मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी पहली विदेश यात्रा चाइना में होने जा रही है और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। इससे इस यात्रा से गुजरात को क्या कुछ फायदा मिलेगा? मैं चाइना में दूसरी बार जा रही हूँ। 94 में मैं एमपी थी, तब जो वर्ल्ड महिला कॉन्फ्रेंस थी उसी से मैं जाने का मौका मिला था। नरेंद्र भाई देश के वड़ा प्रधान बने हैं और 3 मुख्यमंत्रियों को ले जा रहे हैं, तो खुशी तो होती ही है। और इससे सिर्फ गुजरात को फायदा होने वाला है ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि पूरे देश को फायदा होगा। देश को फायदा होगा, लेकिन चूंकि आप भी जा रहे हैं, आपके साथ पूरा डेलीगेशन जा रहा है गुजरात का, और कहीं ना कहीं आप गुजरात के विकास की चिंता आप करती हैं, तो गुजरात के लिए क्या कुछ खास सोचा है आपने? जो गुजरात में 2 MOU साइन हुए हैं, पहले जो चाइना के प्रेसिडेंट इधर आए थे उसी समय, एक अहमदाबाद कॉरपोरेशन के साथ हुआ है और एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुआ है। उसका वहाँ हम चर्चा वगैरह करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है वो करेंगे। दूसरा सबसे अच्छा काम स्किल डेवलपमेंट का चाइना में हो रहा है। 17 एकड़ जमीन पर उन्होंने इतना बड़ा स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। नरेंद्र भाई ने इधर 2-3 साल पहले स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का बिल पास करवाया और उसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता थी वो भी मैंने वहाँ दे दिया। अभी जरूरी है कि एक ही स्थान पर पूरे गुजरात के युवा वर्ग उसको वहाँ ट्रेनिंग मिले। वैसे ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो टेक्नोलॉजी हमारे बच्चे कैसे सीखें और कैसे ये स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, क्या ज़रूरियात होगी, इसमें टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता होगी, ये सब इधर खड़ा करना है। इसलिए हम चाइना में स्किल डेवलपमेंट का जो पूरा एरिया है वो एरिया देखेंगे और वहाँ से कोई ना कोई टेक्निकल सहाय और मार्गदर्शन लेकर जो नई स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है उसमें हम लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप बना रहे हैं उससे रोजगार भी आने वाले समय में पैदा होंगे? जरूर होंगे, अभी हो रहा है। तो गुजरात में जितने भी इंडस्ट्रीज आई है, तो अभी तो वे ये काम करते हैं कि राज्य सरकार ITI में जो और कौशल वर्धन केंद्र में स्किल का काम सिखाती है युवाओं को, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम लोगों ने वो भी शुरू किया है कि आपको जैसे मानव बल चाहिए वो आप तैयार करो, वो अभी कर रहे हैं। तो वो अपने तरीके से अपने ही यूनिट में उनको लेते हैं और उनको ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं, लेकिन एक तैयार मानव बल मिल जाता है वहाँ, तो पहले दिन से ही उसका काम शुरू हो जाएगा। पहले वो 6 महीने तक उसको सिखाना पड़ता है और बाद में उसको उसका जो फ़ायदा है वो कंपनी को मिलता है। लेकिन हम वो तैयार करके ही उनको लेंगे तो पहले दिन से वो काम शुरू करेगा। अच्छा, आपने मेक इन इंडिया जो भारत सरकार का कार्यक्रम है उसमें भी सहयोग देने की बात कही है। अब ये जो चाइना यात्रा हो रही है आपकी, तो क्या उससे मेक इन इंडिया, मेक इन गुजरात या यहाँ पर भी कुछ उद्योग लगने की बात चलेगी? हमारा जो जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात का एक बड़ा सेमिनार हुआ, तो उसी समय वे लोगों ने कई MOU साइन किए हैं। वो पर इंफॉर्मेशन हम लेकर वहाँ जा रहे हैं और जिसने भी इसमें MOU साइन किया है उनके साथ भी बैठेंगे। हमारे साथ भी 20-25 का डेलीगेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ है, उनका भी व्यवसाय वहाँ चलता है। तो दोनों साथ में बैठकर भी ज़्यादा से ज़्यादा इधर डेवलपमेंट आए। मेरी साथ तो गुजरात की इंडस्ट्रीज है और हमारे PM साहब के साथ तो पूरे देश भर के हो गए। अच्छा, छोटे स्तर के जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा चाइना का बाजार खुलने से डरे हुए रहते हैं, तो उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? अगर उनको ये डर लगता है कि अगर चाइना का बाजार खोल दिया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम क्वालिटी पूरी करते हैं तो लोग गुजरात में बनी हुई या देश में बनी हुई चीज़ वस्तुएं खरीदेंगे, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है थोड़ी सी
कम पड़ती है। इसीलिए अभी जो हमारे एसएमए में काम करते हैं वे लोग भी समझने लगे हैं कि हमें क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। जो विदेशों में जैसे वो बनते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो अब आने वाले समय में माना जाए कि मतलब जो आपने गांव में ऑलरेडी पूरे गुजरात के गांव-गांव में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ है, तो आगे आने वाले समय में इसका काफी बड़ा असर पड़ने बड़ा वे उसकी वो दृष्टि से नहीं पड़ेगा, लेकिन आज मान लो कि हमारे यहाँ साणंद में 4 प्रकार की जो गाड़ियाँ स्कूटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसका स्पेयर पार्ट्स कौन बनाता है? तो हमारे यहाँ ही जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं उनको ही वे लोगों ने ऑर्डर दे दिया है और वे लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्वालिटी लाने का वो प्रयास करते हैं, टेक्नोलॉजी उनको सिखाते हैं। तो आज वो भी खुश है, बड़े उद्योगपति भी खुश है कि हमें अच्छी तरह से वहाँ मिल गया। नहीं तो वो तो बाहर से लाएंगे, लेकिन इधर से जब बनता है वहाँ का माल ही यूज़ करता है तो सस्ता पड़ेगा, जो उत्पादन होगा वो भी। जब आमतौर पर माना जाता है कि ब्यूरोक्रेट से काम निकलवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आपकी शैली है कि आपको रियल टाइम में रिजल्ट भी चाहिए, तत्काल रिजल्ट चाहिए आपको, तो यहाँ कैसे आपने सफलता हासिल की है ब्यूरोक्रेट्स को नकेल कसने में? ऐसी एक मान्यता होती है जी। बाकी वैसा मैंने अनुभव नहीं किया है, क्योंकि मैं तो 18 साल से ये सरकार में हूँ। अधिकारी भी देखता है, जज करता है कि मंत्री कैसा है, सीएम कैसा है, तो वो जज करने के बाद अपना काम शुरू करता है। यदि मंत्री या सीएम अच्छा काम करते हैं, प्रवाह ज़्यादा करते हैं, डीप में जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि समय पे मुझे काम करना चाहिए। और जो हमारे परिपत्र वगैरह है, इसमें भी हर परिपत्र में समय मर्यादा लिखी जाती है, और वो कोई मंत्री या कोई सीएम ये समय मर्यादा निश्चित नहीं करता है। वो कलेक्टर करता है या डीडीओ करता है या हमारे सेक्रेटरी लोग करते हैं। तो उनको पता होगा तभी वो 4 दिन में या 6 दिन में या महीने में काम पूरा कर देंगे। इसीलिए वो समय मर्यादा निश्चित करते हैं और समय मर्यादा में काम करके दिखाते हैं। लेकिन आपने तो गवर्नेंस का दूसरा पहलू भी देखा है, आप पहले टीचर भी रही हैं और आप जानती हैं कि अधिकारी कैसे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव भी काम आता है आपका? वो भी काम तो आता है, एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी उपयोगी होता है। और आप डेडलाइन देके चलती है, अभी शौचालय के लिए आपने मई तक का डेडलाइन दे दिया, जो कि आपका काफ़ी फेवरेट प्रोजेक्ट है गुजरात में इस वक्त। मैंने डेडलाइन पहले से दे दिया है कि 3 साल में वो काम पूरा करना है। तो 3 साल में हम लोगों ने 1 साल में कितना, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, वो कर दिया है। इसीलिए वे लगे हैं कि हमें पूरा करना है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट को लक्ष्यांक दे दिया, डिस्ट्रिक्ट वाले ने तालुका में लक्ष्यांक दे दिया, तालुका वाले ने गांव में लक्ष्यांक दे दिया। तो हर गांव में एक दिन में 100 बन जाते हैं, तो काम पूरा हो जाता है। दूसरा, मुझे ये काफ़ी गौरव की बात मेरे लिए है कि कई डिस्ट्रिक्ट में टॉयलेट का प्रदर्शन हुआ, एग्जीबिशन किया, और अलग अलग तरीके से कैसे टॉयलेट बनाए जाते हैं, कम पानी का यूज हो, दुर्गंध हो और सस्ते हो, ऐसे कई एग्जीबिशन हुआ। तो ये जो नई नई बातें हमारे सामने आती हैं वो एक अच्छी बात है, और इसीलिए आज हमारा जो एजेंडा है पूरा करने का, मैं मानती हूँ कि समय पे हम पूरा कर देंगे। तो मतलब गुजरात के हर घर में टॉयलेट होगा। और इसके पीछे मॉनिटरिंग की व्यवस्था आपकी कैसी, जो आप बता रहे थे कि हर तालुका लेवल तक आपने टारगेट दे दिया है, लेकिन उस टारगेट की मॉनिटरिंग आप कैसे इंश्योर करेंगे? जो मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ तो वहाँ मॉनिटरिंग होता है। अकेला टॉयलेट का मॉनिटरिंग होता है ऐसा नहीं है, पूरा जो कामकाज चलता है पूरा का पूरा हम मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा, स्वागत ऑनलाइन का कार्यक्रम होता है, इसमें मैं बैठती हूँ, तो जो आने वाले लोगों को सुनना है, वो काम करना है तो पूरा कर देते हैं। इसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हमारे अधिकारी बैठते हैं, तो उसका भी मैं लाभ ले लेती हूँ। तो वे लोग भी समझते हैं कि आज वो टॉयलेट के बारे में पूछेंगी, तो वो तैयार रख के बैठते हैं। और इसमें कोई
परेशानी है या हमें अजू मंजूरी नहीं मिली है तो तुरंत बता देते हैं कि 500 टॉयलेट की अभी मंजूरी नहीं मिली है, तो वो अधिकारी भी बैठा होता है तो वो तुरंत वो काम पूरा कर देता है। तो ऐसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नीचे तक है। और अब फाइन की व्यवस्था भी आपने की कि एक बार ये जब पूरा काम हो जाए तो फिर फाइन भी लगेगा। ओपन डेफिकेशन होगा तो फाइन होगा, क्योंकि जो काम हम गंदगी मुक्त करने के लिए काम करते हैं और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा असर बच्चों को होती है। बच्चे बाहर घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे रहे मुझे ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैंने बोला है कि यदि ये कामकाज पूरा हो जाने के बाद कोई भी गली में या कोई भी महलों में जो कोई भी ओपन डेफिकेशन करेंगे तो हम फाइन करने के प्रयास करेंगे। उस फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक और टेक ले रहा हूं, फंबल आ गया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सॉरी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल के साथ खास बातचीत। मुख्यमंत्री जी, आप जब भी जाती हैं तो आपके कार्यक्रमों में खास जो स्वागत होता है वो फलों के साथ होता है, और उसका आइडिया आपको आया कहां से? ये मेरा पहला कार्यक्रम था कृषि क्षेत्र में, और कृषि रथ यात्रा का प्रारंभ हम करने जा रहे थे। मुझे 2-3 दिन ही हुआ था, उसी समय एक प्रेजेंटेशन चलता था मेरे सामने। तो मैंने पूछा कि भाई आप मेरा सम्मान कैसे करोगे? तो वे लोगों ने कहा कि एक प्रश्न तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे मन में अलग बात थी, तो वे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ मूंगफली कितनी तैयार हुई है? तो बोले कि काफ़ी हुई है। मैंने कहा कि तो थोड़ी सी मुझे दे देना, तो वो लोग हंसने लगे। तो मेरे तुरंत तो मैंने कहा कि आप फूल लेकर आएंगे तो मैं उसको फेंक दूंगी, लेकिन आप यदि 1 किलोग्राम मूंगफली मुझे दे देंगे तो मैं बच्चा को बांटेंगी, तो हमारे बच्चे खाएंगे। तो वे लोगों ने कहा कि वो अच्छा बात है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। तो तब से कामकाज शुरू हुआ, और सरप्राइजली 20 किलोग्राम मूंगफली का बड़ा हार बनाकर वे लोग लाए थे, और अलग अलग तरीके से मूंगफली या ककड़ी या सब कुछ लेकर आए थे, और आज तक वो सिलसिला चालू है। अभी तो ड्राई फ्रूट भी देते हैं, अभी तो गुड़ और घी भी देते हैं, शुद्ध घी भी देते हैं बच्चों के लिए। और ये पूरा सामान आंगनवाड़ी में जाता है, तुरंत ही हम आंगनवाड़ी में दे देते हैं। और आंगनवाड़ी कहाँ से आई, ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कौन सी आंगनवाड़ी में से आई, वो भी मैं पूछती हूँ, और इसमें वो भी बताती हूँ कि कितने बच्चे अभी भी आपके यहाँ कुपोषित हैं, कितना येलो जोन में है। तो वे लोग बताते हैं कि पहले 4 थे, अभी 1 तो ग्रीन में आ गया है, अभी 1 बाकी है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। लाखों किलो अनाज इसके जरिए मुझे मिला है। साबर का हमारा सांतलपुर तालुका, तो वे लोग जरा हिचकिचाते थे कि हमारे पास तो फ्रूट्स वगैरह तो नहीं है, तो हम कैसे स्वागत करें। तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमारे यहाँ चने बहुत ही होते हैं, तो हम चने देंगे। तो 20 किलो 40 किलो चने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ले जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं लेना है, लेकिन आप आंगनवाड़ी में दीजिए। और हमारी जो महिलाएं हैं उसको कुकर दिया गया है, गैस भी दिया गया है, तो इसमें से अच्छा पकाकर बच्चों को खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के ऊपर एक भार आता है आंगनबाड़ी को मेंटेन करने का, वो भी कम हुआ हुआ इससे? थोड़ा पहला तो फायदा ये हुआ कि आंगनवाड़ी के और कोई देखता ही नहीं था। गांव में कुछ अच्छा कोई माहौल है या किसी का मैरिज है तो वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाकर देते थे, लेकिन आंगनवाड़ी
की और कोई नहीं देखता था। अब उसका भी रवैया जरिया देखने का वो बदल गया। वो अब पहले आंगनवाड़ी में पहुंचते हैं सब लोग, और आंगनवाड़ी के बच्चों को क्या चाहिए वो पहले पूछते हैं, और बाद में अभी प्राइमरी शाला की ओर देखते हैं। तो एक नज़रिया बदल गया है कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चे तो आगे बढ़े, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जिसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, उनको भी हमारी ओर से कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और अभी तो वो काम शुरू हुआ है कि जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उसके बेटे बेटियों का जो जन्म दिवस मनाना है तो वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, और आंगनवाड़ी में जाकर अपने बच्चों के पास उनको वो दिलवाते हैं। तो वो बच्चे पूछते हैं कि क्यों हम देते हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। तो वो समझाते हैं कि ये परिवार गरीब है, वो है, और आपको मम्मी आपके सामने इतना रखते हैं, फिर भी आप इसमें से लेते नहीं हो। उनको मिलता है, आपको ज़्यादा है तो उनको दे दो। एक अच्छा वातावरण बना है। तो ये जो व्यवस्था है कि उच्च वर्ग के लोग जाएंगे, तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब क्या कलेक्टर अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अभी उसकी ध्यान आया है कि हमारे यहाँ नज़दीक में आंगनवाड़ी है, तो वो पता करके चले जाते हैं वहाँ। कोई कलेक्टर या डीडीओ अरेंज करता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबको ध्यान में आता है कि हमारे गांव में हम जहाँ बसते हैं तो वहाँ नज़दीक में कोई ना कोई आवाहिक यूनिट है जहाँ जाने की ज़रूरियात है, तो वे लोग आते हैं। आप अब तक मेरे ख्याल से 73,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। पब्लिक कनेक्ट आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है। पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी जो शैली थी, सीओ की शैली थी, उसका भी काफ़ी लाभ मिला गुजरात को। अब एक जनसंपर्क जननेता मुख्यमंत्री का लाभ मिल रहा है। तो ये जो जनसंपर्क होता है वो भी लाखों की तादाद में आपने लोगों को अब तक कांटेक्ट किया है, उसका फायदा कैसे मिलता है जब आप मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं? एक मिलना जुलना अलग होता है, मतलब रोज आप मिले लोगों से, लेकिन इसका फायदा कैसे मिलता है? मैं एक ही घटना आपको बताऊं कैसे फायदा हमें होता है। अभी जो एसटी बस के ड्राइवरों की हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुआ, उसी दिन दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम वहाँ था पंचमहाल में। तो एक चर्चा चली, इधर भी चर्चा चली, हमारे अधिकारी भी परेशान थे कि हम गाड़ी तो है नहीं, कैसे लाएंगे सबको। तो वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता ये सब लोग इकट्ठा हुए और सबने तय कर लिया कि हमारी जो जीप सब लोगों के पास है ही, तो हम जीप में कहेंगे कि आपके गांव में से लोग आ जाए। तो मेरी जीप है मान लो, तो मैंने कहा कि भाई चलिए हम लोग वहाँ जाते हैं, किसी को आना है तो हम अपेक्षा करते थे कि 10,000 लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन 20,000 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ, अपने अपने तरीके से अपनी गाड़ियाँ लेकर आ पहुँचे। ये फायदा है हमें। और ये जो पब्लिक कनेक्ट जो होता है, इसमें जाहिर है इसमें समय भी आपको काफ़ी देना पड़ता है। विधानसभा में भी ट्राइबल क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर सरकार की वो नज़र नहीं रहती है, वहाँ से भी आपको कई बार फीडबैक मिलता है डायरेक्ट? अभी मैंने एक काम शुरू किया है। मैंने अभी तक 5-6 जगह पर वन मंडलियों के जो ज़्यादातर इसमें महिलाएं रहती हैं और जंगल में जाकर काम करती हैं, कहीं जो प्लांटेशन का काम है वो भी करता है, खड्डे खोदने का काम करती हैं, ऐसी महिलाओं को मैं खुद मिली वहाँ जाकर। पहले दिन जब मिली वहाँ, तब मुझे पता चला कि हम लोग अभी इधर तक पहुँचे नहीं हैं। एक तो ये मेरे ध्यान में बात आई, और बाद में मैंने पूछा कि आपको राज्य सरकारी कितनी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो कोई योजना का लाभ मिला था, कोई योजना का लाभ नहीं मिला था। तो ये भी मुझे ध्यान में आया। फिर मैंने कहा कि आप ये जंगल में से, ये गांव में से कभी बाहर गए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं गए हैं। तो आपको आना है? तो कि हाँ आना है। तो चलिए हम आपको बुलाएंगे। तो काफ़ी 40,000 से ज़्यादा महिलाएं, वन मंडलिया, फॉरेस्ट विभाग में से, गांव की महिलाएं, काफ़ी महिलाएं, हर रोज़ 3-4 हज़ार महिलाएं वहाँ आती रहती थी। सबको हम दिखाते थे, मुझे भी मिलते थे, मैं भी मिलती थी सब लोगों को। आज उसका फ़ायदा मुझे हो रहा है। जहाँ से महिलाएं, एक महिला आई थी मान लो, तो अभी मैं जाती हूँ तो ये महिला दूसरी 10-20 महिलाओं को लेकर वहाँ आती है। वही मैं जानना चाह रहा था कि जब आप जाती हैं तो वहाँ पर क्या माहौल रहता है? वही माहौल रहता है, और मुझे बताते हैं कि मैं आई थी, मैं सब लोगों को लेकर आई हूँ। वे बोलते हैं मुझे कि अभी तू जा तो मुझे ले जाना, ऐसे बोलते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, जब हम बोलते हैं कि ये माँ कार्ड मिलेगा, वो मिलेगा,
तो उनको भी लगता है कि हम जो जाएंगे तो मुख्यमंत्री बताएंगे कि हमारे लिए क्या योजना है, तभी हमें पता चलेगा कि उसका लाभ हमें लेना चाहिए, तो आम सभा में जाना चाहिए। तो आज जो आम सभाएं होती है इसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं इसमें आती हैं, ये बड़ा फायदा है हमें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल के साथ आप खास बातचीत देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक और चीज जो सामने अभी बीच में आई कि आपने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को नगरीय निकाय के इसमें, तो इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि महिलाओं का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने वाला है। लेकिन तत्कालिक जो फायदा है, क्या आपको लग रहा है कि नगरीय निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मिलेगा? अभी जो 33% रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए, इसमें कई नई नई महिलाएं पार्टी के साथ जुड़ी और पार्टी का काम फील्ड लेवल तक पहुंचाया वे लोगों ने, अपने परिवार में भी पहुंचाया। अभी हम 50% करने जा रहे हैं, तो और ज़्यादा परसेंट बढ़ेगा। और मैं मानती हूँ कि जब तक महिलाओं की शक्ति राज्य के विकास में नहीं जुड़ेगी, तब तक राज्य का भी विकास झड़प से नहीं होगा। इसीलिए महिला शक्ति को इसमें जोड़ना चाहिए। सिर्फ ये जो रोड या गटर या पानी का काम करने का काम नहीं है, लेकिन अपने वार्ड में जो राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचाकर उनको लाभ पहुंचाएगी, वो भी हमारे लिए फ़ायदा है। और जो सरकार की जो कामकाज है और पार्टी का जो विचार है, वो विचार उसके जरिए गांव तक और उनके घर तक पहुंचेगा। ज़्यादातर मैं बताऊं आपको कि ज़्यादातर एक भाई पार्टी में काम करता है, कोई कार्यक्रम में जाता है तो वो देखता रहेगा, जाकर भोजन करके सो जाएगा, कोई चर्चा घर में नहीं करेगा। यदि एक महिला वो कार्यक्रम में आती है तो घर से निकली और वापस आई घर में, तब तक क्या हुआ 1 घंटे तक ये सबका वर्णन अपने घर में करेगी। तो बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं और इसके लिए उसको एक संस्कार पड़ता है कि वो काम करना चाहिए। ये बड़ा फायदा है हमारे लिए। और नगरीय निकाय कहीं ना कहीं एक राजनीति की नर्सरी मानी जाती है। Yes. आपको लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव भी होगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने अभी धीरे हो रहा है। नहीं तो पहली एक महिला को टिकट देना है तो कोई तैयार नहीं होता था और उसको राजनीति को अछूत मानते थे। आज राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं लोग। तो ये बड़ा बदलाव है इसमें। मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही शुरू में तो था ही, लेकिन मुझे तो बुलाया गया कि आप आइए पार्टी में। तो मैं शुरू में जरा मना करती थी कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो करती थी। लेकिन मैं आई और इसके बाद जो काम हुआ, इससे कई महिलाओं को और मेरे परिवार को भी इतना ही फायदा हुआ है। अगर 1 साल का आपका कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, 1 साल की उपलब्धियों की बात करें तो कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि आप अपनी मान रही हैं? मैं एक उपलब्धि नहीं मानूंगी, लेकिन जो सर्वांगी विकास होना चाहिए वो हो रहा है। सबसे पहले बताया कि टॉयलेट का काम जो सभी महिलाओं को इसकी असर होती है, इफेक्ट होती है, वो एक काम था। दूसरा, मुझे लगता था कि जो बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कुपोषित होता है, कोई ना कोई डिसीज़ लेकर उसका जन्म होता है, उसके बारे में राज्य सरकार ने कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए मेरा पूरा ध्यान कुमुक्त गुजरात बनाने का है और अभी 1 साल से पूरा प्रयास हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं। तीसरा एक काम पानी का था, क्योंकि पानी के साथ महिलाएं जुड़ी होती है। कुएं में से पानी खींचना और माथे पर 2 गागर लेकर घर पर पहुंचना,
ये कठिनाई है। और इसके बाद भी घर का कामकाज करना, बच्चों को संभाल करना, दादा दादी सासू ससुर को सबको उसकी देखभाल करना, एक महिलाओं के लिए ये जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन इसमें पानी लाने में भरने में काफ़ी समय जाता था। इसलिए मेरा ये काम है और सरकार ने पिछले कई सालों से वो काम की शुरुआत की। धीरे धीरे करके हर घर तक पानी पहुँचे, वो हमारा प्रयास है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 100-150 गांव एक ही पानी पुरवठा की योजना में सम्मिलित किया जाता था, इसीलिए दूर दराज पर जो गांव थे उनको पानी नहीं मिलता था। अभी भी कई गांवों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इसीलिए हम लोग बीच बीच में वो लाइन तो है ही, लेकिन बीच में 50 किलोमीटर के बाद तुरंत वहाँ हम संप कर रहे हैं। वो संप में हम पानी डालेंगे, वहाँ फिल्ट्रेशन पंप रखेंगे और वहाँ से पानी फिर से इसमें डालेंगे हम, तो आगे जाएगा। तो इस योजना का फायदा कब तक मिलेगा, मतलब गुजरात की जनता को? वो काम करने में समय तो लगेगा, अभी तो काम शुरू हुआ है और नई जो योजना बनी है वो ऐसी योजना नहीं बनाते हैं, वही तरीके से योजना बन रही है। इसलिए जो पुरानी है इसमें वो करेंगे और जो नई है इसमें हम पहले से ही वो शुरू करेंगे। दूसरा, स्थिति ये है गुजरात में कि जो नदियाँ हैं वो पूरी सूख गई है। एक ही नदी हमारी पास जीवित है, वो नर्मदा है। तो पानी बचाना भी है और सबको पहुंचाना भी है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि पानी के लिए हम काफ़ी प्रयास इसी तरह करें कि जो वास्मो योजना का पूरा लाभ लोगों को मिले, क्योंकि पानी बहुत ही वेस्ट हो जाता है गांव में। इसलिए जो गांव के लोगों को हम उसकी जो आबादी है इसके तरीके से पानी संप में डाल देते हैं, बाद में वो पानी का यूज़ अथवा तो इसका मैनेजमेंट वहाँ की कमेटी समिति करती है और ज़्यादातर वो समिति में महिलाएं हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना, उसकी सफाई का काम करना, ये सब महिलाओं के हाथ में आ गया है। तो इसीलिए पानी भी बचता है और सबको पानी पहुंच भी जाता है और पानी का वेस्ट कम हो गया है। ये बड़ा एक फ़ायदा हमें पानी के बारे में मिला है। तो ये योजना भी अभी आपने शुरू की है? ये नहीं, वास्मो योजना पहले से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें और गांव डाल रहे हैं। और कोई खास योजना, खासतौर से क्योंकि पानी की जब भी बात आती है तो लोग बहुत नाराज होते हैं, आम जनता जो है वो हमेशा तरस रहती है और खासतौर से गर्मियों का सीजन अब आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें भी आ रही हैं, तो उसमें आज अभी हम लोग पानी की शिकायत के लिए पूरी योजना बन चुकी है। अभी तक कच्छ के अलावा कोई भी गांव में टैंकर नहीं चलता है, क्योंकि पूरा इंतजाम हम लोगों ने कर दिया है और आगे भी शायद कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे लिए पानी के टैंकर तैयार ही है, वहाँ भेज देंगे। क्योंकि बारिश जब कम होती है ना उसी समय प्रॉब्लम होता है, बारिश जो बराबर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अपने तरीके से सब लोगों को पैसे दिए हैं और हर एक नगर पालिका और महानगर ये इंतजाम कर देते हैं। लेकिन पहला का जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में या तो नगरों में, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। हम लोगों ने पानी तो वहाँ तक दे दिया आबादी के हिसाब से, लेकिन इंटरनल जो वितरण होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो नहीं होता है, क्योंकि एक संप इधर होता है, एक संप वहाँ होता है, एक संप इधर होता है। वहाँ पानी जाता है और मान लो कि कोई वहाँ की संप की मोटर बिगड़ गई तो वहाँ का पानी वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं इंटरनली कनेक्ट हो जाए, तो एक जगह से पानी का कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो दूसरी तरीके से हम पानी उनको दे सके, वो भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा, मैंने कल ही बताया हमारे अधिकारियों को कि मुझे अभी तो पानी सब लोगों को वहाँ पहुँच गया है, लेकिन किसी को 2 दिन में पानी मिलता है, किसी को 3 दिन के बाद पानी मिलता है, किसी को 4 दिन के बाद पानी मिलता है। तो मुझे अभी ये बताओ कि कितने ऐसे नगर हैं जिसको 4 दिन में पानी मिलता है, कितने हैं जिसको 3 दिन में पानी मिलता है। तो हम हमारे ग्रांट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं पानी देने में उनको प्रायोरिटी में ले लेंगे
और वो जो नगर है उसका इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो हम चेंज कर देंगे, उनके लिए ग्रांट दे देंगे वहाँ और ये पूरा करवा देंगे। तो धीरे धीरे करके सबको एक ही दिन में 2-3 घंटा पानी मिले, वो हमारा प्रयास है। आपकी शिक्षिका होने की जो पृष्ठभूमि है, मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात को कितना फायदा मिला है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में एक तो क्वालिटी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, जो बच्चे को खेल कूद में ज़्यादा उसको लगाना चाहिए, तो इसमें इस साल पहली बार नरेंद्र भाई थे तब तो खेल महाकुंभ का काम शुरू किया, लेकिन ये पूरा होने के बाद उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती थी। तो मैंने इस साल पहली बार 28,000 ऐसे बच्चों का, युवाओं का ट्रेनिंग अभी गुजरात में हो रहा है और 21 दिन तक वो चलेगा। काफ़ी बाहर से हम कोच वगैरह लाए हैं और रहने की सुविधा पूरी हम इंतजाम किया है और ये सब के लिए हम लोगों ने 10 करोड़ का खर्च किया है। तो ये बच्चे तैयार करने के लिए हमारा प्रयास है। दूसरा है, मैंने जो 30 जनवरी को एक काम करवाया था महात्मा गांधी और सफाई पर पेंटिंग करने का, तो इसमें 1 करोड़ 5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया और इतने अच्छे बढ़िया उन लोगों ने ड्राइंग किया। तो अभी वो भी एक पूरा इंतजाम हो गया है और ऐसे बच्चों को लाकर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ड्राइंग टीचर भी आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और उनको ट्रेनिंग देंगे, वो भी काम शुरू हुआ है। और तीसरा, मुझे एक मेरा सपना जैसा था कि बच्चे भी कविता लिखे, काव्य लिखें, क्योंकि कई बच्चों का मैंने पढ़ा है इतना अच्छा लिखते हैं, तो उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा तो शायद ये दिशा में लोग जाएंगे। और दूसरा क्या हुआ कि मातृभाषा तरफ थोड़ी अरुचि पैदा हुई है, तो ऐसे करके रुचि पैदा हो हमारी लैंग्वेज के, और वो भी करने की आवश्यकता है। इसीलिए थोड़े समय बाद हम एक बाल कवि सम्मेलन रखेंगे, आपको भी इसमें इनवाइट करेंगे। देखिए तो सही हमारे बच्चे कैसे कैसे लिख रहे हैं। मैं कल सासणगीर में थी, तो एक बच्ची एक काव्य लिखकर लाई थी सासणगीर पर, इतना बढ़िया उसने लिखा था, मुझे भेंट दिया ये बच्ची ने। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने तरीके से बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं, तो वो भी एक शक्ति है बच्चों में लिखने की, साहित्य की ओर जाने की। तो ये भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी तरह अभी मेरा एक इच्छा है कि कंप्यूटर की एक स्पर्धा करनी, कंप्यूटर में बच्चे जो ड्राइंग करते हैं या लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई काव्य लिखते होंगे, कुछ न कुछ बनाते हैं कंप्यूटर में, तो वो कैसे स्पर्धा हो सकती है वो भी हम देख रहे हैं। मैंने काम सौंपा है कि भाई देखिए कैसे करना चाहिए। गांव में इतने छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ, तो हम नहीं करेंगे तो ध्यान पर नहीं आएगा कि गांव में पढ़े हुए बच्चे इसमें भी कितनी रुचि लेते हैं। तो यदि हमारे ध्यान पर आते हैं ऐसे 50, 100, 150 बच्चे, तो उनको भी कंप्यूटर दे सकते हैं उनके घर पर। अभी तो लाइट सब जगहों पर है और अभी इंटरनेट आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, तो यदि ऐसे गरीब के बच्चे भी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको हम दे सकते हैं कि भाई लीजिए और काम करिए आगे। आपका एक डिसीजन बीच में आया था, वो बड़ा चर्चा का केंद्र भी बना था, कंपलसरी वोटिंग का, तो उसके पीछे क्या धारणा क्या थी? धारणा तो ये है कि सबको वोटिंग करना ही चाहिए, लेकिन रविवार को वोटिंग है तो घूमने के लिए चले जाते हैं। ये हमारा दायित्व है कि हमें वोट देने के लिए जाना चाहिए। कई ऐसे देश थे जो देश में वोटिंग के लिए उसको स्ट्राइक करनी पड़ी है, लेकिन हमको आज़ादी मिली उसी समय हमारा जो बंधारण है इसमें ही वोटिंग का राइट महिलाओं को भी दे दिया और पुरुषों को भी दे दिया। तो जो राइट है हमारा वो क्यों हम गंवाए, इसीलिए कंपलसरी वोटिंग होना चाहिए। और इसमें कोई आपदा है तो इसमें हम छूटछाट दे सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी है हमारी। आप रुचि काफी हो गई लोगों में, हाँ, अरुचि जाते नहीं है, पिक्चर देखते रहते हैं घर में बैठकर और चर्चाएं दुनिया भर की करते हैं। उनको उम्मीदवार बनाया होता तो अच्छा होता। वो नरेंद्र भाई बोले
वो नहीं बोले होते और वो बोले होते तो अच्छा रहेगा, ये सब चर्चाएं करते हैं घर में बैठकर, बाहर बैठकर, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तब वोटिंग करने के लिए नहीं जाता है। ये आपको लेकर के बीच में अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म था कि आनंद जी जा रही हैं, रुक रही हैं, फिर आपने एक स्टेटमेंट दिया, वो आपका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था कि अफवाहों से राजनीति में फायदा मिलता है। आपको कितना फायदा मिला? एक ही फायदा हुआ, अफवाह बंद हो गई। अच्छा, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल है, आने वाले समय में कोई ऐसी योजना जो आपके दिल के बेहद करीब है और जो आप लॉन्च करने वाली हो, जिस पे काम चल रहा है अभी? देखो, जब नया बजट बनता है उसी समय नई योजनाएं आती है, और नई योजना आती है तो उसको लॉन्च हम करते हैं। लेकिन हमारा बजट तो आ गया और इसमें कई नई योजना भी हम लोगों ने रखी है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि अभी 1 साल पूरा होता है तो हम नई कोई योजना डिक्लेयर कर दें। लेकिन 2016 और 17 का जब आयोजन होगा तब नई योजना इसमें डालेंगे। नई योजना हम जाहिर करते हैं, लेकिन जो बजट में उसका नामकरण नहीं होता है, इसलिए जल्दी उसका अमलवारी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसे कोई डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पूरा हम बजट बनाते हैं उसी समय सबको इसमें डाल देना चाहिए। चलिए आनंद जी, बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।